वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 21 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ है मायावती जी, उन्होंने भी हाल ही में ये कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। जबकि पॉलिटिशियंस लगातार पार्टीज को स्विच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के जस्ट पहले। बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसे 1985 में लॉन्च किया गया या फिर पास किया गया। बेसिकली पास किया जाएगा अगर ये कानून है तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने के लिए। और इस लॉ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। 1985 में इस लॉ को फ्रेम किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैं उन्हें रोका जा सके। पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब बिल्कुल वही है जब एक पार्टी का व्यक्ति उसी पार्टी के टिकट से इलेक्शन जीतता है लेकिन जीतने के बाद वो किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इस प्रकार के डिफेक्शन को रोकने के उद्देश्य से ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। किस ग्राउंड पे किसी व्यक्ति का डिफेक्शन हो सकता है या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई इलेक्टेड मेंबर जानबूझकर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उसका एमपी या एमएलए का पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसे डिफेक्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा। दूसरा, ये पार्टी लाइन में जो भी कुछ भी उसको कहा गया है, लाइक कहा गया कि इस मुद्दे पे वोट करना है, उन्होंने नहीं किया, या अगेंस्ट में वोट किया, फॉर में बोला गया था, अगेंस्ट में बोला गया था, फॉर में वोट किया, या वोट करने को कहा गया था और उन्होंने वोट नहीं किया, तो फिर इसे भी डिफेक्शन माना जाएगा। इससे बचने का एक तरीका हो सकता है कि पार्टी 15 दिन के भीतर उन्हें इसके लिए माफ कर दे, तो डिफेक्शन नहीं होगा। नहीं तो इस केस में भी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन होगा। डिफेक्शन तो उन्होंने किया, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, जबकि वो जीता इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पे था, तो उसका भी पद समाप्त कर दिया जाएगा। अगर किसी नॉमिनेटेड मेंबर ने 6 महीना बीत जाने के बाद, विद इन 6 मंथ, अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की तो भी उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस अलाउ किए गए हैं, जैसे अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाना चाहती है तो अलाउड है, लेकिन इसके लिए इस पार्टी के 2/3 मेंबर्स का इस पार्टी में जाना जरूरी है, तभी तो ऐसा लगेगा ना कि मर्जर हो रहा है। दूसरा ये कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, लाइक स्पीकर हैं लोकसभा के या फिर जो स्टेट के असेंबलीज हैं उनके, वो अपने पद पे जाने के बाद, स्पीकर के पद पे जाने के बाद चाहे तो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली छोड़ सकते हैं, और एक बार जब उनका ये पद समाप्त हो जाए स्पीकर का, तो वो अगेन अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते पार्टी छोड़ने में, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि उस पद की इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर डिसाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो स्पीकर के ऊपर होती है। वो डिसाइड करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं। हाँ, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसमें जुडिशरी क्रॉस चेक कर सकती है कि जो डिसीजन दिया गया है वो सही है अथवा नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं है कि किस समय के भीतर स्पीकर को ये डिसाइड करना होगा कि इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई होगा अथवा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये कहा था कि उन्हें 3 महीने के भीतर एंटी डिफेक्शन के केसेस को रिजॉल्व करना होगा। देखिए, एक प्रश्न है प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न था कि एंटी डिफेक्शन के प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में है, और इसका जवाब आपको पता ही है, ये प्रावधान 10th शेड्यूल में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सारथी मोबाइल ऐप के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इसके माध्यम से इन्वेस्टर्स को अवेयर करने का प्लान है सिक्योरिटीज मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक्सप्लेन करेगा जो केवाईसी प्रोसेस है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, रिसेंट में जो भी मार्केट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उन सब की जानकारी इन्वेस्टर्स को इसके माध्यम से मिल जाएगी। ऐप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन हमें सेबी के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानना चाहिए। सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी होने का मतलब यह है कि इस संबंध में कोई कानून आया होगा, तो 12 अप्रैल 1992 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके लिए जो बैकग्राउंड में लॉ है दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इसी लॉ के बेसिस पे इसे बनाया गया है। फंक्शन इनका ये है कि ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करे। सेबी के बोर्ड में होते हैं एक चेयरमैन और कुछ होल टाइम और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स। ये कई सारी कमिटीज को भी अपॉइंट करते हैं, जिसके माध्यम से ये पूरे इशू को, जो भी चल रहा है सिक्योरिटीज मार्केट का, उसे हैंडल करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोडाइवर्सिटीज बाई 2030 के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। उस रिपोर्ट का नाम है बायोडाइवर्सिटीज बाई 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विद नेचर।
नाम से स्पष्ट है ये सिटीज़ के बारे में है और उनका जो रिलेशन नेचर के साथ है उसको लेकर। बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030 जो इनिशिएटिव है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है जिसमें इन्वॉल्व है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बायोलॉजिकल रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। फर्दर इसे सपोर्ट है कोलंबिया की गवर्नमेंट का भी। इसके माध्यम से सिटी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, बिजनेसेस और सिटीजन्स को भी, कि वो ऐसे सिटीज़ का निर्माण करें जो 2030 तक नेचर के साथ हार्मनी रखती हो, नेचर को आवश्यकता से अधिक एक्सप्लॉइट ना करती हो। इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये 2030 का ये जो इनिशिएटिव है उसका की आउटपुट है। जो सिटी है, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में जो सिटीज़ हैं वो 80% ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक बात और भी सच है कि ये 3/4 ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को भी अकाउंट करते हैं। 44% जो ग्लोबल जीडीपी है सिटीज़ में, लगभग $31 ट्रिलियन के आसपास की, वो नेचर लॉस की वजह से डिसरप्ट हो रही है क्योंकि हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेचर लॉस को ओवरकम करने का सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन है नेचर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करना। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नेचर फ्रेंडली हो, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस लेकर आना। हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिले, लेकिन सिटीज़ ऐसे ना फ्रेम हो कि वो नेचर को नुकसान पहुंचा रही हों। हमें सिटीज़ को ज़्यादा रेजिलिएंट, लिवेबल और कॉम्पिटिटिव बनाना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईस्टर्न स्वैम्प डियर के बारे में है। जो वल्नरेबल ईस्टर्न स्वैम्प डियर हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है काजीरंगा नेशनल पार्क में एंड टाइगर रिजर्व आसाम में। ईस्टर्न स्वैम्प डियर साउथ एशिया में बाकी जगहों पे एक्सटिंक्ट हो चुका है। चिंता का विषय है। इसी संबंध में ये आर्टिकल आया है। मैं आपको बता दूं कि स्वैम्प डियर की 3 सब स्पीसीज आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। पहला है वेस्टर्न स्वैम्प डियर जो नेपाल में मिलता है। दूसरा सदर्न स्वैम्प डियर जिसे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी कहा जाता है, ये आपको सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगा। तीसरा है ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ये काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि आसाम में मिल जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्वैम्प डियर की तो इसका IUCN रेड लिस्ट में जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको थोड़ा हिस्सा गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और थोड़ा सा नागांव डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा आसाम के। ये ओल्डेस्ट पार्क है आसाम का जो 430 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे का। फर्दर कर्बी आंगलोंग हिल्स जो इसके साउथ में है उसका हिस्सा भी इसमें कवर हो जाता है। नेशनल हाईवे 37 इस पार्क की एरिया से होकर गुजरता है। काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो फेमस है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोज के लिए। 1974 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ की काफ़ी बढ़िया है। ये आपको मिलेंगे शेयर फॉरेस्ट, लंबे एलिफेंट ग्रास, मार्शेस और शैलो पूल्स भी मिल जाएंगे। दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनोज की यहाँ पे रहती है। कई सारे मैमल्स भी मिलेंगे लाइक टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैंथर्स, बियर्स और थाउजेंड्स की संख्या में बर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चिंतामणि पद्य नाटकम के बारे में है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में इस नाटक को बैन कर दिया है। ये नाटक लगभग 100 सालों से प्रचलन में रहा है और अभी हाल ही में इसे बैन किया गया है। आखिर क्यों बैन किया गया, ये आपके मन में सवाल होगा जिसका जवाब हम देखेंगे। ये एक स्टेज प्ले है जिसे तैयार किया गया सोशल रिफॉर्मर, राइटर और पोएट कल्लाकुरी नारायण राव के द्वारा लगभग आज से 100 साल पहले। इस प्ले में जो राइटर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि फैमिलीज किस प्रकार से सोशल एविल्स को निग्लेक्ट करते हैं और इससे उनका कितना नुकसान होता है। इसके माध्यम से जो प्राचीन काल में देवदासी सिस्टम हुआ करता था उसको लेकर लोगों को अवेयर किया जाता था। फर्दर फ्लैश ट्रेड जो कि काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ही होता है, उसने कैसे फैमिलीज को बर्बाद किया एक पार्टिकुलर पीरियड में, उसके बारे में भी इस नाटक के जरिए लोगों को अवेयर किया जाता था। जो प्ले है वो चिंतामणि, जो इसके राइटर हैं उसमें एक मेन कैरेक्टर तो उन्हीं का होता है। फर्दर एक जो वुमेन हैं वो फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व रहती हैं, उसके बारे में भी इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है। फ्लैश ट्रेड का मैंने आपको मतलब बताया था, काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ही है। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि चिंतामणि किस प्रकार से फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं और वो कैसे उससे बाहर निकल पाती हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। चिंतामणि प्ले स्टेट में काफ़ी पॉपुलर रहा है और इसे थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस पे परफॉर्म किया जाता रहा है। ऑडियंस आज भी इन्हें बहुत चाव से देखते हैं। लेकिन अभी इसे बैन करने का कारण क्या है? लाइक अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको देख के लगता है कि बड़ा पॉजिटिव सा नाटक है, इसे बैन करने की आवश्यकता पड़ क्यों गई? मतलब ऐसा क्या था कि बैन कर दिया जाए? अवेयरनेस ही तो फैला रहे थे।
बेसिकली देखिए, शुरू तो ये एक अच्छे कॉज के साथ हुआ था जहां पर लोगों को अवेयर किया जा रहा था, लेकिन धीमे धीमे ये जो नाटक था ये वल्गर होता चला गया। सुबी सेट्टी, जो कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पर्सन होती हैं, वो इस नाटक का हिस्सा होती हैं। उनके माध्यम से, इस कैरेक्टर के माध्यम से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें बैड लाइट में दिखाया जा रहा था। फर्दर ऑब्सीन डायलॉग्स इसमें ऐड किए जा रहे थे क्रिएटिविटी के नाम पे। दैट वाज द रीजन कि इस नाटक को बैन किया गया सरकार के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी इस कमीशन के 3 साल के एक्सटेंशन को अप्रूव कर दिया है। बैकग्राउंड देखते हैं। 1993 में इसे नेशनल यहां पर कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के तहत बनाया गया था। जब इसे बनाया गया था तो 3 सालों के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसे एक्सटेंड किया गया। हालांकि एक्सटेंशन होते होते भी 2004 में वो जो कानून था जिसके तहत इन्हें एक्सटेंशन मिल रहा था वो कानून खत्म हो गया। उसके बाद भी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को मेंटेन रखा गया। तो चूंकि अब इनका जो लॉ है वो 2004 में खत्म हो गया, तो जो एक स्टैच्यूटरी बैकिंग थी वो तो खत्म हो गई। तो अब ये एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में अभी भी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एग्जिस्ट कर रही है। सफाई कर्मचारी की डेफिनेशंस में बताई गई है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंगेज है या एम्प्लॉयड है सैनिटेशन वर्क में। अगर हम एनसीएसके के सेटअप की बात करें तो ये जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं सफाई कर्मचारी लोगों के लिए, उन्हें इवेलुएट करते हैं, उनकी इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2013 में एक कानून आया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस कानून के आने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन को ओवरव्यू करने की जिम्मेदारी भी इसी कमीशन को सौंप दी गई। दिसंबर 31, 2021 तक 58,000 के आसपास मैनुअल स्कैवेंजर्स को इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है। 2016 के प्रीलिम्स में एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब सी था, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में है। अभी हाल ही में दोनों देशों ने एक ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएट किया है, जिसके माध्यम से ग्रीन फ्यूल को इंडिया में डेवलप करने को लेकर रिसर्च की जाएगी, इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन। सितंबर 2020 में जब दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था, उसी के दौरान इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से दोनों ही देशों को बेनिफिट हो रहा है और हम पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस को एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्दर जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है दोनों देशों के द्वारा। दोज आर वाटर, अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ज्वाइंट एक्शन प्लान जो होता है, इसके माध्यम से दोनों ही देश, जो डेनिश कंपनीज हैं बेसिकली, जिनके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ है, वो इंडिया के साथ मिलकर एयर पोल्यूशन कंट्रोल टारगेट और ऐसे इश्यूज को हैंडल करने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं, प्रयास करते हैं। जो प्लान है उसमें कोऑपरेटिव एफर्ट की बात की गई है, वाटर इफिशियंसी और इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्क्स को एस्टैब्लिश करने को लेकर भी बात की गई है। इंडिया डेनमार्क स्किल इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड I4F के बारे में है। इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इजराइल के साथ मिलकर इस इनोवेशन फंड के स्कोप को वाइडन करने की बात कर रहे हैं। अभी जो 8th गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई इसकी उसी के दौरान, इसके तहत देखिए 3 ज्वाइंट R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, जिनकी कीमत $5.5 मिलियन के आसपास है। 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पहला तो है सेंट्रली मॉनिटर्ड IoT नैनो सेंसर्स। IoT का मतलब यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसके माध्यम से हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स तैयार करेंगे हेल्थ केयर के लिए और स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस के लिए। नो मोर MOS का मतलब यहाँ मॉस्किटोज से है, जिसके माध्यम से हम बायोलॉजिकल सोल्यूशन ऑप्ट कर रहे हैं मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, बिकॉज ये कई सारी बीमारियों का जड़ होते हैं। IoT इनेबल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर भी काम होगा, जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट का रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। ये जो इनोवेशन फंड है इसकी बात करें तो इसे काइंड ऑफ कोऑपरेशन है I4F, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है इंडिया का और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी है उनके बीच में। इसके माध्यम से दोनों ही देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक साथ मिलकर काम करते हैं। जो फोकस सेक्टर्स हैं उन पे चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है और हम जो इनोवेशन है उसे सक्सेसफुली कमर्शलाइज करने की भी कोशिश करते हैं, रिविजन करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन फाइनल करता है, गलत है, ये अधिकार स्पीकर के पास है। सारथी मोबाइल ऐप, इसके माध्यम से सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, दैट्स ट्रू। बायोडाइवर्सिटी सिटीज बाय 2030, ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइड फंड
और IUCN का, इसमें ये गलत है, इसमें इन्वॉल्व है WEF, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। स्वैम्प डियर वल्नरेबल है, दैट्स ट्रू। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक स्टैचुरी बॉडी है, ये गलत है, राइट नाउ ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।